हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रचनात्मक आकलन के अंग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो हमारा रचनात्मक आकलन है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसका अंग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? यानी कि उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग को कहते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग में होता क्या है कि उस उपचारात्मक शिक्षण वो होता है कि बच्चे की कमियां, यानी कि जो उसको कमियां हो रही हैं उसमें, जो पढ़ाई करने में यदि किसी चीज़ में उसको दिक्कत आ रही है तो उसकी कमियों को पता लगाना और उसको उसका निदान यानी कि उसका जो है उपाय करना। तो यही हमारा क्या होता है? रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? माता पिता द्वारा कोचिंग। तो माता पिता की यहाँ बात नहीं की गई क्योंकि यहाँ तो स्कूल की बात हो रही है। ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अध्ययन। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली ही हो। कोई भी बच्चा हो सकता है जिसका आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्रतिभाशाली हो, उसी में कमियां हो। हर बच्चे में कोई ना कोई कमी होती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि शिक्षण की कमी का पता लगाना और उसे दूर करना। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने आपको बताया कि उपचारात्मक शिक्षण वही होता है कि बच्चे की कमियों का पता लगाना और उसे दूर करना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ऐसी दो विशेषताएं जिनमें व्यवहार को सामान्य या समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है। क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी दो विशेषताएं हैं जिसमें सामान्य व्यवहार या समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? आवर्ती वो होती है फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है वो एक ही व्यवहार को बार बार दोहराता रहता है। क्या होता है आवर्ती में कि कोई व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार को बार बार दोहराता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? तीव्रता यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा आक्रामक होना। यानी कि कभी कभी होता है कि कुछ लोग जो है अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए जो है वैसे व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? व्याकुलता। तो व्याकुलता की कोई बात नहीं की गई। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? विपरीत प्रभावकारी। तो विपरीत प्रभावकारी की भी बात नहीं की गई। उसमें कह रहा था कि व्यक्ति का सामान्य व्यवहार और समस्याग्रस्त व्यवहार को पहचानना था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी पॉइंट हमारा पहला करेक्ट है और ऑप्शन दूसरा पॉइंट हमारा करेक्ट है। तो देखेंगे कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले में तो ए पहला और दूसरा तीसरा चौथा दिया हुआ है, बी में पहला दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, सी ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसी में पहला पॉइंट और हमारा दूसरा पॉइंट मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है बच्चे की धारणा निम्न से प्रभावित होती है। क्या कह रहा है? जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उससे बच्चे की जो धारणा है वो प्रभावित होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? व्यक्तिगत कारक। तो व्यक्तिगत कारक में होता है क्या? व्यक्ति की एज, रुचि, बुद्धि, ये सब उसके क्या होते हैं? व्यक्तिगत कारक। सामाजिक कारक क्या होते हैं? सामाजिक कारक वो होते हैं जो समाज में हम समाज के द्वारा सीखते हैं, जैसे गांव, शहर, ये सब हमारे क्या होते हैं? सामाजिक कारक। और सांस्कृतिक कारक वो होते हैं जैसे हमारा कल्चर, जिसमें त्योहार, फेस्टिवल वगैरह इनका सबका ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और वातावरणीय कारक क्या होते हैं? यानी कि इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ। तो कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है बच्चे की धारणा निम्न प्रभावित होती है। तो ऑप्शन तो हमारे चारों करेक्ट है क्योंकि वो धारणा की ही बात कर रहा है। तो बच्चा व्यक्तिगत भी हो सकता है कारक, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी होता है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी को ही सीटेट ने सही माना है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो वातावरणीय कारक से प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों में आपराधिक जीवन के लक्षण सीखता है। निम्नलिखित में से यहाँ सबसे अधिक दोषी कौन है? मतलब क्या कह रहा है कि एक बच्चा छोटा बच्चा है, क्या कोई छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो वो बच्चा आपराधिक हो जाता है। यानी कि वो अपने प्रारंभिक वर्षों में जब वो आपराधिक जीवन के लक्षण सीख लेता है, यानी कि चोरी करना,
हो जाता है, मारपीट करना, ये सब जो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सीख लेता है। तो इसका जो दोषी होता है वो किसे माना गया है? तो ऑप्शन ए कहता है शिक्षक, ऑप्शन बी कहता है परिवार और ऑप्शन सी कहता है बच्चा खुद और ऑप्शन डी कहता है समाज है। तो ये परिवार से उसके में सारे लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि परिवार ही इसका दोषी होता है, क्योंकि वो बच्चे को अच्छी परवरिश यानी कि नहीं दे पा रहा है, तभी बच्चा इस लक्षण का शिकार हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया में मदद करने के लिए डैश की सेवाओं की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? सभी को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा जहाँ दी जाती है वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है। उसी में क्या कह रहा है? शिक्षा प्रक्रिया में मदद करने के लिए कौन सी सेवाओं की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन हमारा, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि फिजिकल, अगर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको बच्चे को क्या अलग अलग दोगे? तो ऐसा नहीं है, उसको आप उसके लिए कोई ना कोई सेवाएं प्रदान करो जिससे वो समावेशी शिक्षा में मतलब सभी के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। और पॉइंट हमारा बी क्या कहता है? व्यवसायिक चिकित्सक, तो व्यवसायिक चिकित्सक भी हो सकता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है कि, तो पहला पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा और हमारा दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन, और पहला ऑप्शन क्या कहता है? केवल पहला, ऑप्शन बी क्या कहता है? दूसरा केवल, और ऑप्शन सी कहता है पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी कहता है ना तो पहला और ना दूसरा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हमारा पहला भी सही है और हमारा दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत डैश बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है ना, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। कोई लेखक होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, शारीरिक बुद्धि होती है, कोई मैथ में होता है, कोई खुद की इच्छाओं के बारे में जानता है। तो इन्हीं 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है। तो उसी में हम पहला पॉइंट देखते हैं कि छात्रों में मौजूदा कंडीशनिंग कौशल। तो ऑप्शन बी क्या कहता है? सामान्य बौद्धिकता, और ऑप्शन सी कहता है विद्यालय में आवश्यक आम क्षमताएं, और ऑप्शन डी कहता है प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी क्षमताएं, यानी कि यूनिक क्षमताओं की बात करता है। तो हमने आपको अभी बताया था कि जो है हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो हम ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी क्षमता, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति में यूनिक क्षमता जरूर होती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे में क्रमबद्ध का तात्पर्य है। क्रमबद्ध यानी कि जीन पियाजे ने क्रमबद्ध का तात्पर्य क्या बताया है? तो सीरिएशन। क्या बताया है? सीरिएशन के बारे में क्या बताया है? तो ऑप्शन ए हमारा कहता है किसी के स्कूल जैसे स्थानों का स्थानिक मानचित्र बनाने की क्षमता। ऑप्शन बी कहता है वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। ऑप्शन सी कहता है दूसरों का नजरिया समझने की क्षमता, और ऑप्शन डी कहता है कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली सोच का एक कथानक स्वरूप। तो यहाँ पे क्रमबद्धता की बात कर रहा है, यानी कि इसमें होता क्या है? चीजों को एक क्रम में लगाना। क्या होता है? चीजों को एक क्रम में लगाना, या तो आप उसको घटते क्रम में लगाओगे क्रमबद्ध यानी कि सीरिएशन, या जब एक बालक क्या होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक होता है। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो कहानी की कोई बात नहीं कर रहा, नजरिए की भी बात नहीं कर रहा, वो तो क्रमबद्धता की बात कर रहा है। तो मानचित्र की भी कोई बात नहीं कर रहा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि वस्तुओं के आयाम, यानी कि वस्तुओं और चीजों को व्यवस्थित क्षमता के उदाहरण पर लंबाई, यानी कि वो पहले छोटा लगाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यही हमारे क्या होती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके यह क्या कर रहा है? कह रहा है एक अध्यापक है जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। क्रिकेट की मतलब चर्चा हो रही है क्रिकेट के बारे में, वो लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है और लड़कियों को नहीं दे रहा है। उस यही ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा करके वो क्या कर रहा है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? रूढ़िबद्ध चुनौती
को को कम कर रहा है, तो रूढ़िबद्ध चुनौती को वो कम नहीं कर रहा है, वो तो बढ़ा रहा है ना उसको। कम कहाँ कर रहा है, क्योंकि वो लड़कियों को अधिक अवसर नहीं दे रहा, लड़कों को कह रहा है कि लड़के ही जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या कहता है, जेंडर पूर्वग्रह का पालन कर रहा है। तो जेंडर पूर्वग्रह का वो पालन कर रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि लड़के अच्छे होते हैं, क्रिकेट के बारे में वो बता सकते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यही आंसर हमारा करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। ऑप्शन सी कहता है जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, तो समानता की बात नहीं कर रहा वो। ऑप्शन डी क्या कहता है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ नहीं रहा, वो तो जोड़ रहा है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो जेंडर पूर्वग्रह का पालन कर रहा है। अपना अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जहाँ लेव वाइगोस्की की बात हो वहाँ 3 वर्ड को याद रखते हैं, SCL, यानी कि सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। ऐसे इनमें से 3 शब्द में से कोई एक शब्द मिल जाए तो वो ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो लेव वाइगोस्की ने तो समाज की बात की ही है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। और लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो दिया ही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है। क्या कह रहा है, एक बच्चा है जिसमें दूसरों के इरादे और इच्छाओं की समझने की क्षमता होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, प्राकृतिक बहुबुद्धि। ऑप्शन बी कहता है प्रारंभिक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन सी कहता है स्थानिक बुद्धि और ऑप्शन डी कहता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। उसी में यहाँ पे एक बुद्धि है जो कह रहा है कि एक बच्चा दूसरे की इरादों और इच्छाओं को समझ लेता है। यानी कि हम होते हैं किसी मतलब हमारा कोई फ्रेंड वगैरह होता है, तो हम कोई मूवी देखते हैं तो हम समझते हैं यार मुझे अच्छी लगी, तो यानी कि उसको भी अच्छी लगी होगी। कभी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, पेन, पेपर, पेंसिल, तो हम कहते हैं यार मुझे अच्छी लगी तो शायद मेरे दोस्त को भी अच्छी लगेगी। तो दूसरों की इच्छाओं को हम समझ लेते हैं, तो वो हमारी किस प्रकार की बुद्धि हुई। तो उस बुद्धि को क्या कहते हैं हम, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और यहीं पे होता कि सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में, खुद की इच्छाओं के बारे में सोचना, तो वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जहाँ पर दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात आ जाए वहाँ अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और जो दूसरों और खुद के बारे में आ जाए तो इंट्रापर्सन। बस फर्क है इतना है कि एक में इंटर लिखा होगा और एक में इंट्रा लिखा होगा। तो जो हमारा इंटर होगा वो हमारा क्या होगा, दूसरों के प्रति, और जो इंट्रा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इंट्रा लिखा होगा, तो वो हमारी क्या होगी, खुद की इच्छाओं के बारे में। ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, दोनों कंफ्यूज करते हैं, और इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किसकी थी, इंटरपर्सन की। किसकी बात थी यहाँ पे, इंटरपर्सन की, यानी कि दूसरों की इच्छा की। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बालक है और उसके बहुसंवेदनशील उपागम का इस्तेमाल करके उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है। तो समय नहीं बचाना चाहिए, बालक को जितना समय देना चाहिए उतना ही बेटर होता है। ऑप्शन बी कहता है यह बच्चों में आज्ञा परायण पैदा करता है। तो आज्ञा की कोई बात ही नहीं की गई, क्योंकि बच्चों को आज्ञा आप नहीं दे सकते। ऑप्शन बी कहता है कि ऑप्शन सी कहता है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनशील उपागम है वो बच्चे के अधिगम को अधिक प्रभावशाली
शालीन बनाता है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। तो वर्जित यानी कि उसको निकालना तो है ही नहीं, हटाना तो उसको है ही नहीं, तो सी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक की अनिवार्य विशेषता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की अनिवार्य विशेषता है। तो होता क्या है, यानी कि रचनात्मकता क्या होती है, यानी कि कुछ नया करना, डिफरेंस करना, भिन्न, मतलब कुछ दूसरे से काफ़ी कुछ अच्छा करना, मतलब कुछ नया करो, कुछ डिफरेंस करो, तो यही हमारी क्या होती है, रचनात्मकता। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विचार में एकाग्रता। तो एकाग्रता की बात ही नहीं की गई। रचनात्मकता का तो अर्थ ही होता है कुछ नया करना, कई दिशाओं में करना, बहुत सोचना। तो बी ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, अभिसारी सोच। तो अभिसारी सोच होता है, अभिसारी सोच में भी बालक क्या होता है, एकाग्रत होता है, वो उसकी सोच खुद तक ही सीमित रहती है, वो कई दिशाओं में सोच नहीं सकता। आवेग, यानी कि आवेग की तो कोई यहाँ बात ही नहीं की गई। ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवसारी सोच यह होता है कि अवसारी सोच का जो बालक होता है वो भिन्न दिशाओं में सोच सकता है, कई दिशाओं में। उसके पास क्या होते हैं, एक प्रश्न के कई सारे जवाब होते हैं, मतलब कई सारे जवाब में एक प्रश्न होता है, उसके कई सारे जवाब वो दे सकता है। होता क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि डिफरेंट चीज़ें सोचना, नया सोचना, और कोई क्वेश्चन के जो है कई तरीके से वो जवाब दे सकता है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि रचनात्मकता की यही विशेषता अनिवार्य है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक है। तो अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए कहता है प्रेरणा के लिए। तो हाँ, मोटिवेशन के लिए तो आकलन बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर बच्चा देखते हैं कि बच्चा कितना पढ़ पाया, कितना नहीं पढ़ पाया, फिर उसको हिसाब से उसको भी प्रेरित करेंगे, और वो फिर आगे पढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। बी ऑप्शन क्या कहता है, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करता है। तो बालक को पृथक्करण तो आपको करना ही नहीं है, और ना उसकी रैंकिंग की कोई बात, रैंकिंग के लिए रैंकिंग करना है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ग्रेड अंकों के लिए। तो ग्रेड अंक की भी बात कोई यहाँ नहीं हो रही है। ऑप्शन डी कहता है जांच परीक्षण के लिए। तो जांच परीक्षण के लिए भी आकलन होता है हमारा, लेकिन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणा के लिए ही आकलन होता है। अधिगम्य आकलन क्या होता है, प्रेरणा के लिए, यानी मोटिवेशन के लिए। ग्रेड अंकों और जांच परीक्षण की कोई बात नहीं है, ना तो पृथक्करण और रैंकिंग की बात है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको बचना चाहिए। वो क्या पूछ रहा है, निगेटिव पे क्या पूछ रहा है, निगेटिव। क्या पूछ रहा है, निगेटिव। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि उनमें तुलना करके। तो बच्चों में तो तुलना कर ही नहीं सकते, तो यही हमारा निगेटिव हो गया। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में सूचना एकत्र करने में विभिन्न तरीके के प्रयोग करना। तो ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूचनाएं एकत्र करना और बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में जानना। ऑप्शन सी क्या कहता है, विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी कि फीडबैक देना। तो फीडबैक तो समय समय पर बालक को फीडबैक देने से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, कि मतलब वो कितना बढ़ रहा है, कितना कार्य अच्छे से कर पा रहा है, या इसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम, अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उपचारात्मक, यानी कि उसको हेल्प करके आप उसकी मतलब सहायता कर सकते हैं, और फिर उसका जो भी कमियां हैं उसकी, तो उसको आप उपचार के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लगातार सूचना एकत्रित करनी एवं उनमें रिकॉर्ड करने। तो हाँ, सूचना एकत्र करेंगे और सभी का रिकॉर्ड हम बनाकर रखेंगे, तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये नीचे के तीनों हमारे पॉजिटिव पॉइंट है। वो पूछ ही क्या रहा था कि शिक्षक को बचना चाहिए, यानी कि निगेटिव पूछ रहा था, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनमें तुलना, विद्यार्थी में कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है। तो सतत और जो समग्र मूल्यांकन है उसकी संकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, एक अधिगमकर्ता की विद्यालय उपलब्धि। तो विद्यालय उपलब्धि तो जरूरी है। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक अधिगमकर्ता की सभी सामाजिक, मानसिक एवं वार्षिक उपलब्धि। हाँ, तो ये भी जरूरी है। ऑप्शन सी कहता है एक अधिगमकर्ता की विद्यालय साहित्यिक गतिविधियों की उपलब्धि, और ऑप्शन डी कहता है एक अधिगमकर्ता की सभी गतिविधियों की विधि। तो ऑप्शन ऊपर वाले तीनों हमारे ठीक तो हैं, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है अधिगमकर्ता बच्चे की सभी विद्यालय गतिविधियों की
उपलब्धि, यही होता है हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।